बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिनोल्स के ऊपर। इसमें आपके सिलेबस में प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स हैं, फिर आगे इनके रिएक्शंस, और तीसरा मेन जो है वो इम्पोर्टेंट कह लें टॉपिक है एसिडिटी ऑफ फिनोल्स के हवाले से। तो उस पर भी क्वेश्चंस काफ़ी पेपर्स में आते हैं। अच्छा, प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स में फर्स्ट इसने दिया जी क्लोरोबेंजीन या डो प्रोसेस, है ना। अब ऐसे पेपर में आपसे यही रिएक्शन का क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, कन्वर्ट बेंजीन इनटू फिनोल। तो आप बेंजीन से पहले क्लोरीनेशन करेंगे FeCl3, तो क्लोरोबेंजीन बना। और फिर उसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस रिएक्शन करेंगे तो सोडियम फिनोक्साइड बना। और फिर HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्लोरोबेंजीन। और इसका रिएक्शन सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अभी आपने बात नहीं की उसी तरह का, कि OH जो था OH माइनस आता है, आके यहाँ अटैक करता है और Cl को वहां से रिप्लेस कर देता है, फिनोल बन जाता है। लेकिन फिनोल जो बेस, क्योंकि बेस हमने ली होती है एक्सेस में, तो बेस की मौजूदगी में फिनोल जो है वो साल्ट बना लेता है ना। सो एसिड होता है, एसिडिक होने की वजह से H लूज करके वो इस तरह साल्ट बना लेता है। फिर हम जब उसकी मीडियम की pH एसिडिक करते हैं, HCl डाल के सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रल कर लेते हैं, तो फिर ये सोडियम हट जाता है और उसकी जगह H आके अटैच हो जाता है, हमें फिर फाइनली फिनोल मिल जाता है। तो एक सवाल तो कन्वर्जन के हवाले से हो गया। दूसरा सवाल ये डो प्रोसेस क्या है जी, इससे ये नाम जो नेमिंग रिएक्शन होते हैं ना, इस हवाले से ये आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। अक्सर जो नेमिंग रिएक्शन होते हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चन या उनको एक्सप्लेन विद मैकेनिज्म, इस तरह के सवाल आए होते हैं। वो नेमिंग रिएक्शंस आपने जरूर करने। अच्छा, दूसरा है जी अल्कली फ्यूजन ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये भी बेंजीन से फिनोल वाला है, लेकिन एक दूसरा तरीका है कि पहले आप सल्फोनेशन कर लें, H2SO4 से रिएक्शन करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएं तो वो जाहिर एसिड है, बेस रिएक्शन करेगा तो साल्ट बना देगा सोडियम का। ठीक हो गए। और फिर आप जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप ही रिएक्शन है कि OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आता है, यहाँ अटैक करता है और यहाँ से इसको NaSO3 ग्रुप जो है, जो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा होता है, वो माइनस के साथ उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है। और खुद वो जुड़ने के OH जुड़ तो जाता है, लेकिन बेस की वजह से वो फिनोक्साइड में चला जाता है और फिर एसिड उसे दोबारा फिनोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। और इसका जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे, यानी जो प्रोडक्ट ये है ना NaOH है ना, OH माइनस आके यहाँ जुड़ गया, अटैच हो गया, NaSO3 माइनस निकला, और इसका साथ वाला सोडियम उसके साथ जुड़ गया तो Na2SO3, ये आपका बाई प्रोडक्ट होगा, साथ में बन रहा होगा, एक फिनोल मिलेगा। फिनोल इसी बेस की वजह से फिनोक्साइड बन गया, जो बाद में फिनोल में बदल लिया जाता है। ठीक हो गई। कहते ये मेथड हम यूज कर सकते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ पैराक्रीसोल, ये ना पैराटॉलुइन सल्फोनेट हमने लिया है, पैराटॉलुइन क्रिसोल। तो हम कहते हैं ना वो जिसमें मिथाइल भी है और फिनोल, OH ग्रुप भी है बेंजीन के ऊपर और मिथाइल भी, उससे क्रिसोल। फिर वो आर्थो मेटा पैरा की बेस पे तीन आइसोमर उसके बन जाते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ वो कह रहा है कि ये बनाने के लिए मैंने लिया है पैराटॉलुइन सल्फोनेट। ठीक है, पहले वो ले लिया, लेने के बाद फिर उसके आपने स्टार्ट किया है उसी तरह बेस से रिएक्शन करवाया तो वो फिनोक्साइड में, और फिर उसको बाद में हमने फिनोल में कन्वर्ट कर लिए। अच्छा, एक जो इसने एग्जांपल यहाँ दी है जो मेन पॉइंट बताने के लिए, कि अगर आप मिक्सचर ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर ले तो आपका रिएक्शन थोड़े कम टेम्परेचर पे भी हो जाता है, क्योंकि जो कंडीशंस इसकी वैसे हैं रिएक्शन करवाने की, वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, विगरस हैं, हाई टेम्परेचर रिक्वायर कर रही होती हैं। लेकिन अगर आप सोडियम पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड की निस्बत से, तो स्ट्रॉन्ग बेस का और भी थोड़ी वीक बेस, हालांकि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस ही गिनी जाती, पीएच उससे भी स्ट्रॉन्ग है, तो उस मिक्सर ले ले तो फिर हमारा रिएक्शन ज़रा जल्दी हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये एक तो अच्छा, इसमें कन्वर्जन भी हो सकती है आपसे, क्या पैराटॉलुइन सल्फोनेट से पैराक्रिसोल बना दो, तो हम कैसे बनाएंगे,
ठीक हो गए। और दूसरा एक और पॉइंट भी है, अगर वो आपको कहे ना बेंजीन से बना दे, बेंजीन से ये पैराक्रीसोल बना दे, तो बेंजीन अगर मैं लेता हूं ना, तो उसमें फिर आपने पहले आपको बनाना करना पड़ेगा ये अल्काइलेशन। बेंजीन से अगर लेके आते हैं ना, तो बेंजीन से पहले बनाए टालोइन, फ्रीडल का अल्काइलेशन के जरिए टालोइन बनेगी। टालोइन को फिर आप रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन और सल्फोनिक के ग्रुप यानी एस्टोसोफोर के साथ, तो वो सल्फोनिक ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। वो आर्थो और पैरा दोनों पे होगा, हम पैरा वाला उठा लेंगे, आर्थो वाला हम सेपरेट कर देंगे, वो नहीं चाहिए हमें, पैरा वाला चाहिए, क्योंकि पैरा क्रीसोल बनाना है तो इसलिए पैरा वाला ले लिया। फिर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो साल्ट बन जाएगा, जैसे यहाँ आपने किए। ठीक है, यानी यही स्टेप्स चलेंगे। सिर्फ एक स्टेप यहाँ एडिशनल होगा कि बेंजीन से पहले टॉलुइन बना लेनी, फिर आपने सल्फोनिक ग्रुप कराना है तो वो आर्थो पैरा दो देगा, हम पैरा वाला ले लेंगे, फिर बेस रिएक्शन कराएंगे तो उसका साल्ट बन गया, और फिर ये रिएक्शन कराएंगे तो आप क्रीसोल पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है जी ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करें, क्यूमीन क्या है? अच्छा, ये क्यूमीन का जैसे जर्नल नाम है ना, तो ये पेपर के हवाले से क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेपरेशन कन्वर्ट बेंजीन इनटू क्यूमीन। ठीक हो गया। तो क्यूमीन तो हम कहते हैं ना आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ना, आइसोप्रोपाइल ये 3 कार्बन आइसोप्रोपाइल की शक्ल में, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन का नाम देते हैं। तो इसको आप रिएक्शन करवाना हो तो आप कहेंगे कि सर ये अल्कीन से करा लें, अल्काइल हैलाइड से करा लें, अल्काइलेशन ही करनी है ना, उसके 2-3 तरीके आपने पढ़े थे। अगर अल्कीन से कराई जा सकती है एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, अल्काइल हैलाइड से करा सकते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में, और दोनों में आपको याद होगा हमने बात की थी कि ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता है, फिर सेकेंडरी बन जाता है, और सेकेंडरी चूंकि ज्यादा स्टेबल, इसलिए सेकेंडरी के हिसाब से ही हमें प्रोडक्ट मिल रही होती है। ठीक हो गया, तो क्यूमीन हमारे पास आ जाती है। अच्छा, क्यूमीन आ गई, उसके बाद फिर आप ओ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर दें इसको, और हाई टेम्परेचर दें, तो ऑक्सीजन आके इसकी ऑक्सीडेशन कर देती है इसी कार्बन की जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ। अच्छा, यही कार्बन क्यों ऑक्सीडाइज होती है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस इसी से ही हमेशा शुरू होता है। आप KMnO4 की के जरिए ऑक्सीडेशन कर लें, ठीक है, जैसे बेंजीन में हमने पढ़ा था कि अल्काइल ग्रुप जो भी हो आप ऑक्सीडेशन करें तो वो आगे चलते चलते कार्बोक्सिलिक एसिड तक चला जाता है। तो अब वो क्यों ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्टार्ट इसी कार्बन से होता है, जिसे आप बेंजीलिक कार्बन कह लें, जो आपकी एरोमेटिक रिंग से जुड़ी हुई होती है, और वहां पे एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है, क्योंकि पहला काम ही हाइड्रोजन ने रिप्लेस होके वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने आके वहां अटैच होना, फिर आगे रिएक्शन चलना। अगर ये हाइड्रोजन ना हो ना, मतलब आपको ऐसा कंपाउंड दे दे, जैसे यहाँ एक और हाइड्रोजन कार्बन मैं लगा दूं और ये हाइड्रोजन गायब हो जाएगी, तो ये जो कार्बन है बेंजीन से जुड़ी हुई कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं रहेगी। जब नहीं रहेगी तो फिर वो मजीद ऑक्सीडेशन में हिस्सा नहीं लेता, उसकी आप ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट भी नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखना है आपने। अच्छा, O2 जो था उससे ऑक्सीडेशन की, तो O2 आके यहाँ इस तरह अटैच हो गया, और यही इसी के साथ जुड़ी हाइड्रोजन उसके एक ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगी। ठीक हो गया, ये पहला इंटरमीडिएट हमारा, इसे क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड का नाम देते हैं। फिर एस्टोसोफोर आप यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और 70 डिग्री C टेम्परेचर देते हैं, तो आपका ये मालिक्यूल फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, कन्वर्जन में देखें ना और साथ एसीटोन, एसीटोन तो ये आपको नजर आ रही है CH3C डबल बॉन्ड O बना होगा और साथ CH3, एसीटोन तो ये है। ठीक हो गया। और OH ग्रुप जो ये वाला मौजूद है, यही आके यहाँ कह लें एक किस्म का अटैच हो रहा है। तो आपने क्या किया है कि आपने H2SO4 जो एसिड दिया है, एसिड ने आके इसको बना दिया, प्रोटोनेट कर दिया, ये बन गया H2O। इसको प्रोटोनेट किया तो H2O बन गया, वो निकल गया, और यहाँ पे जैसे ये डबल बॉन्ड बन वापस आएगा तो डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड बेंजीन वाला टूट जाएगा। ठीक हो गया। फिर वो जो है आपका बेंजीन की कार्बन है, या उसको अभी ना तोड़े, आप नेक्स्ट स्टेप में कर लें कि OH ग्रुप आता है वो आके यहाँ अटैच होता है, इंटरमीडिएट एक बनाता है, उधर से वो वाला माइनस वाटर निकलता है, इधर आके वो डबल बॉन्ड बनाता है, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाता है, वो डबल बॉन्ड को रीजनरेट कर देता है, और आपके पास जो है वो ये OH ग्रुप जो है ना बेंजीन के साथ इस तरह
फिनोल की फॉर्म में आ जाता है। ये मेरी बात समझ आई? बस H प्लस आप लाएं, H प्लस इसे देंगे, H2O प्लस बना देंगे, हो गया। फिर आप लेके आए उसका OH ग्रुप। अच्छा वैसे वाटर वाटर मालिक्यूल भी मौजूद है मीडियम में, वाटर को ले आए, वाटर की ऑक्सीजन से आप अटैक करवाएं यहाँ पे, वो OH H2O की फॉर्म में यहाँ अटैच हो जाएगा। अच्छा अब वो उसमें से H जो है वो आप निकाल लें, OH ग्रुप रह जाएगा। और यहाँ बेंजीन का एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा, होना ना तो कार्बन है, चार बॉन्ड तो यही बना लेने इस कार्बन ने, तो फिर अंदर से एक बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, सपोज ये वाला बॉन्ड ना, ये लेफ्ट साइड वाला ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये सिंगल हो गया। फिर अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जी वाटर ये निकल गया, ये इधर आके अटैच हो गया, डबल बॉन्ड बना दिया, और ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आके अटैच हो गया, और डबल बॉन्ड को दोबारा बना के बेंजीन रिंग पूरा कर दिया, और ये एसीटोन बन के निकल गई, वाटर बन के वहां से निकल गया, और जो इधर OH ग्रुप जो आके अभी मौजूद था वो आपका वैसे का वैसे मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह मैकेनिज्म इसका ड्रा कर सकते हैं। ये मैं ड्रा कर देता लेकिन वो मेरे जेहन में नहीं रहा, वरना मैं उसमें आपको जैसे वो बाकी शो कर रहा हूँ ड्रा किए हुए, तो ये भी शो किया जा सकता है। अच्छा आगे जी, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डायजोनियम साल्ट। बेंजीन डायजोनियम साल्ट जो है, ये है ना, ये बेंजीन, ये डायजोनियम N2 और उसका क्लोराइड के साथ साल्ट, इसकी हाइड्रोलिसिस मतलब पानी के साथ रिएक्शन करवाएं, तो N2 नाइट्रोजन बड़ी आसानी से एलिमिनेट हो जाती है, नाइट्रोजन गैस स्टेबल मॉलिक्यूल है, बड़ी आसानी से वहां से रिमूव हो जाता है। ठीक हो गया। और OH ग्रुप आपका यहाँ, मतलब आप कह लें कि ये एक बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप बना हुआ है, ऑक्सीजन आके यहाँ अटैक करेगी, H2O की ऑक्सीजन आके यहाँ अटैक करेगी, इसको यहाँ से निकाल देंगे, N2 अलग हो जाएगा, और Cl माइनस अलग है वहां पे मौजूद, जो Cl माइनस है वो आके इस H2O में से एक हाइड्रोजन को लेके HCl बना देगा, और OH ग्रुप आपका वहीं का वहीं अटैच पड़ा होगा। ठीक हो गया। अच्छा मैकेनिज्म इसका आप देखें तो वो कैसे चल रहा है, कि बेंजीन की पहले आपने नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रो में, अब ये सवाल ऐसे भी हो सकता है ना, बेंजीन से फिनोल बनाने वाला, ये सवाल भी हो सकता है, जो वो कहे जी बेंजीन डायजोनियम साल्ट के थ्रू बनाए, तो फिर आपको पहले बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करेंगे, ये टिन स्लैश HCl लिखना चाहिए ना। मैकेनिज्म आप इसका देखें ना तो कुछ इस तरह का है, कि टिन पहले HCl से रिएक्शन करता है, टिन क्लोराइड और एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। अब वो इस तरह की 6 एटॉमिक हाइड्रोजन आएंगी, तो वो नाइट्रो ग्रुप में से दो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे, NH2 बना देंगी, और बाकी जो चार है वो दो ऑक्सीजन के साथ मिलके इस तरह वाटर बना देंगे, तो एनिलीन इस तरह बन जाता है नाइट्रो से ना, रिडक्शन हो। ठीक हो गया। फिर आगे उसने दिया है एनिलीन को, फिर मैंने बदला है डायजोनियम साल्ट के अंदर, उसके लिए रिएक्शन करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ। असल में रिएक्शन तो है HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ, लेकिन नाइट्रस एसिड स्टेबल नहीं होता, पाया नहीं स्टेबल, हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, इसलिए फिर क्या करते हैं कि जब उसका रिएक्शन करवाना हो तो इन दोनों को यूज करते हैं, कि ये दोनों पहले आपस में मिलते हैं, NaCl और HNO2 बना देते हैं, HNO2 वहीं पे जैसे ही बनता है साथ ही रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाता है, उसके फिर डिकम्पोज वगैरह होने के चांस नहीं रहते, और हमारा रिएक्शन चल पड़ता है। इसका मैकेनिज्म भी यहाँ दिया हुआ है, एक नजर इसको भी देख लें आप, अगर पूछ लिया जाए तो आप इसको भी कर सकें, वरना जरूर वैसे मुश्किल है आपके आपसे ना इसका मैकेनिज्म पूछने के चांस कम है। अच्छा सोडियम नाइट्राइट HCl से किया तो जी नाइट्रस एसिड और NaCl बना, फिर आपने वहां पे एसिड जो आपका है उसने, ये खुद भी एसिड ही होता है नाइट्रस एसिड, और HCl भी आपने लिया हुआ है वहां पे, उसका H प्लस भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसकी इसी जैसे दूसरे मॉलिक्यूल, तो H प्लस आके इसको प्रोटोनेट करता है, वाटर बन के निकल जाता है, NO आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। अब बेंजीन रिंग में पे जो आपकी वो एनिलीन मौजूद है लोन पेयर के साथ, अमाइनो ग्रुप मौजूद है। अच्छा नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, और ये अटैचमेंट है। अब प्लस चार्ज जो नाइट्रोजन पे था वो इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा, NO से प्लस चार्ज NH2 के ऊपर आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन साथ आ जाएंगे। अच्छा ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो आके हाइड्रोजन के साथ अटैक करता है, तो ये वाले बाण टूट के इधर नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, H वो जब नाइट्रोजन के 3 बाण पूरे हो गए वो न्यूट्रल हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा क्योंकि उसके अब बाण 3 हो चुके हैं।
ठीक है। अगले स्टेप में क्या होता है कि यही आपके एक और इस नाइट्रोजन से एक और हाइड्रोजन जो है वो लेता है, H2O बना लेता है। और वो जो नाइट्रोजन है, अच्छा उससे पहले नाइट्रोजन लोन पेयर यहाँ लेती, डबल बॉन्ड कर देती है और ये सिंगल होके OH हो जाता है, ये फॉर्म। फिर ये वहां से हाइड्रोजन लेता है तो H2O प्लस में चला जाता है, ये नाइट्रोजन जो आपकी है वो लोन पेयर उसके पास वापस आ जाता है। जब ये लोड पेयर इधर आके वापस आएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो वाटर यहाँ से निकल जाता है। ये शक्ल है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दो शक्ल ये, एक नाइट्रोजन ये प्लस है चार बॉन्ड की वजह से, और एक में ये नाइट्रोजन प्लस है एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से। एक बॉन्ड कम, तीन बॉन्ड बनाने होते हैं ना, तो दो बनाई खड़ा, एक बॉन्ड इसका कम है, इसलिए यहाँ पे ये प्लस इलेक्ट्रोफाइल की शक्ल में हम शो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की भी कमी हो है ना इसमें, इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसके पास नहीं था। ये देखो ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वाटर या ऑक्सीजन जो है वो ये दोनों लेके गई, दोनों ले जाने का मतलब इसके पास लोन पेयर अब नहीं है, और इस नाइट्रोजन ने ही दाम बाण बना के इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया हुआ है। ठीक हो गया। और जब हम इस फॉर्म में आते हैं तो फिर नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के तीन बाण पूरे करते हैं तो फिर इस नाइट्रोजन का वो तीसरा बाण पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे अब बिहेव कर सकता है। तो कोई भी और स्पीशी आएगी ना अगर न्यूक्लियोफिलिक टाइप, तो इसी नाइट्रोजन के ऊपर बड़ी आसानी से अटैक करके अपने साथ अटैच कर सकती है। ठीक है जी, ये डायजोनिया बना जो बेंजीन के ऊपर अटैच होता है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव करते हुए, तो ये वाला आपका वो कंपाउंड। अच्छा वो ये जो ये तो बेंजीन पहले से ही मौजूद है ना, और N2+ है और साथ Cl- आ जाएगा HCl की वजह से, आपका कंपाउंड तो ये बना बना ना, ये बन चुका है। ठीक है, यानी ये वाला जो कंपाउंड है ये है आखिरी वाला, वो यही है जिसके साथ Cl है उसको बैलेंस कर। और फिर मैंने आपको बताया वाटर कैसे आके यहाँ अटैक करता है, इसको निकाल देता है, फिर उसकी HCl ले लेता है और आपके पास फिनोल आ जाता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ड्राई ट्राई वगैरह इनकी रिएक्शन वगैरह प्रॉपर्टीज फिजिकल भी नहीं है। हाँ आगे बात आ जाती है इनकी एसिडिटी फिनोल के हवाले से ना, उसके एसिडिटी ऑफ फिनोल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पास आपके पेपर्स के हवाले से ना, क्वेश्चंस इस पे बड़े अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। दो तीन तरह के बनते हैं, एक तो ये सवाल है ना कि फिनोल एसिडिक खुद है क्यों, अल्कोहल से ज्यादा क्यों है, पानी से ज्यादा एसिडिक क्यों है, एक तो यहाँ ये सवाल बनता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से ये कम एसिडिक है, दो सवाल हो गए, यानी एसिडिटी के हवाले से सवाल हो गए। दूसरा ये है कि फिनोल के भी ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, यानी इसके ऊपर आके यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या विथड्राइंग ग्रुप लग जाए तो इसकी एसिडिटी में क्या फर्क पड़ेगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ये वाले सवाल ना ये मेन है इसके ऊपर बनने वाले। ठीक हो गई। अब यहाँ पे इसने सारा यही डिस्कस किया है कि फिनोल की एसिडिटी जो है वो वाटर या अल्कोहल की निस्बत से जो है वो ज्यादा होती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की निस्बत से कम होती है। एसिड का स्ट्रक्चर इसमें यहाँ शो नहीं किया, वो मैं अभी आपको ड्रा करके उसको भी कंपैरिजन दे देते हैं, पहले अल्कोहल के साथ कर ले। वो कह रहा है आप फिनोल को OH के साथ बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो ये इसका बड़ी आसानी से H निकल जाता है, फिर ऑक्साइड बन जाता है, वाटर बन। अल्कोहल को ऐसा करे बेस के साथ तो वो नहीं करता, RO- नहीं बनाता, साथ वाटर नहीं बनाता। वजह क्या है कि अगर अल्क ऑक्साइड बनता है तो उसमें जो माइनस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आता है वो वही कायम रहता है, कहीं आगे पीछे मूव नहीं करता। लेकिन फिन ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज बनता है वो रेजोनेंस में, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने FSC में भी ड्रा किए थे, ये बिल्कुल उसी तरह है। तो रेजोनेंस में की स्ट्रक्चर बनाने की वजह से वो स्टेबल हो जाता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने ड्रा करने जो पांच इसके है ना। अच्छा तरतीब इसने नहीं दी, आप तरतीब से कर लेना बेहतर होता है, याद रखना आसान हो जाता है। मतलब देखे ना, आप लिखेंगे ये है सर मेरे पास बाण, ठीक है, और अगली शक्ल ये कि ये माइनस इधर आके डबल बाण बनाएगा और ये डबल टूट के यहाँ आ जाएगा, इस पे माइनस, ये वाला स्ट्रक्चर है, इस पहले स्ट्रक्चर के बाद ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर अगले स्टेप में ये यहाँ जाएगा डबल बाण बनाने तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ माइनस, ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर ये इधर जाएगा तो ये वाला यहाँ माइनस हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए। और फिर ये वाला माइनस यहाँ जाएगा और ये वापस वो माइनस हो जाएगा, फिर ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी पहला ये, और फिर यहाँ दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, इस तरतीब से वो याद करना फिर आपको आसान हो जाए। अच्छा अब आप कह रहे हैं कि सर असल में हुआ ये कि जो
एक चीज ये H प्लस लूज करने के बाद जो प्रोडक्ट एनायन बना रहा है वो अगर स्टेबल होगा तो ये बड़ी आसानी से बनेगा। अगर वो स्टेबल नहीं है तो फिर वो आसानी से बनेगा भी नहीं। वो यहाँ यही कह रहा है कि सर ये जो स्टेबल जो प्रोडक्ट बन रहा है फिन ऑक्साइड आयन, उसमें जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है वो रेजोनेंस में स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस में स्टेबल हो रहा है, जिसकी वजह से ये आसानी से बन भी जाता है कि मैं चला, ये बड़ी आसानी से आ जाता है, उसे पता है जब मैं जाऊंगा तो मेरे माइनस चार्ज को रेजोनेंस ने स्टेबलाइज कर लेना है ना, पूरे रिंग पे माइनस चार्ज को घुमा देना है। ठीक हो गया। ये बात आपने पीछे रेजोनेंस वाले वो बेंजीन वाले चैप्टर में, ये शुरू में रेजोनेंस में हमने बात की थी इस हवाले से ना, कि रेजोनेंस चीजों को स्टेबल क्यों करता है। कि देखा ना, ये माइनस चार्ज का मतलब इसने यहाँ अगर सिर्फ माइनस यहीं पे इकट्ठा रहेगा तो मीडियम में से वाटर के मॉलिक्यूल को आके इसके चार्ज को बैलेंस करना मुश्किल है। इतने सारे चार्ज को बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे आए, अच्छा आ भी जाएं, अव्वल तो इतने सारे मॉलिक्यूल एक जगह पे थोड़ी सी जगह पे इकट्ठे होके चार्ज बैलेंस कर नहीं सकते। और अगर आ भी जाएं तो ये जो नॉन पोलर पार्ट इतना बड़ा है उसने इंटरेक्शन शो करना भी मैच डिसॉल्व नहीं होता। ठीक हो गया। तो ये इश्यू आ रहा होना था। लेकिन माइनस चार्ज की रेजोनेंस ने क्या किया, उसने एक तो इस नॉन पोलर पार्ट को भी माइनस चार्ज देने की वजह से थोड़ा पोलर बना लिया। कुछ मॉलिक्यूल वाटर के यहाँ इन माइनस चार्जेस के साथ इंटरेक्शन करने के लिए मौजूद होंगे। ठीक हो गया। और ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस चार्ज आ रहा है, उधर भी कुछ मौजूद होंगे। तो बजाय इसके कि वो जो 50 मालिकूल एक ही जगह पे इकट्ठा होना था, वो पूरे मालिकूल के गिर्द घूम गए और पूरे को हल कर लेते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि रेजोनेंस जो है वो एक जगह पे डेंसिटी को इकट्ठा नहीं करता, फैला देता है, जिसकी वजह से मीडियम के लिए जिसके अंदर वो चीज मौजूद है उस चीज के साथ इंटरेक्शन करना और उसको स्टेबलाइज करना उसके लिए आसान हो जाता है। अल्कोहल अल्कोक्साइड आयन ऐसा नहीं, वो स्टेबल नहीं था, वजह कि उसमें O के ऊपर माइनस चार्ज वहीं फिक्स रहता है, वो स्टेबलाइज नहीं होता, रेजोनेंस वगैरह शो नहीं होती जिसमें स्टेबलाइज नहीं हो पाता, और वो हमारा जो बनता भी नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं अल्कोहल की एसिडिटी कम है और फिनोल की एसिडिटी ज्यादा। एक शॉर्ट क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। ठीक हो गया। ये अच्छा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर में आपने ये स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाने। अच्छा, दूसरा सवाल हम बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। यहाँ बना नहीं हुआ, हम खुद जिन्हें उसको ना बना लेते हैं जर्नल ना, कि कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो उससे आप क्यों इसको फिनोल को कम एसिडिक बता रहे हैं। हालांकि रेजोनेंस तो इसके पास भी है, और वो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जैसे ये है स्ट्रक्चर ले ले। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, ये इसका पहला अगर ये आयोनाइज हो जाता है तो आयोनाइज होने की वजह से ये वाला स्ट्रक्चर ये बनाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखें तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज H प्लस। अच्छा, अब ये जो माइनस चार्ज वाला है, एक रेजोनेट एक इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा, इसके रेजोनेंस की वजह से जो स्ट्रक्चर बन सकता है वो ये है कि ये माइनस चार्ज यहाँ चला जाए। ठीक है। और ये डबल बॉन्ड टूट के इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाए। तो दूसरा इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा कि माइनस चार्ज यहाँ चला जाएगा और आपका डबल बॉन्ड वहां पे आ जाएगा। ठीक है। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनते हैं। अब आपका सवाल ये था कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है और फिनोल वाला जो है वो कम एसिडिक है उसकी निस्बत से ना। हालांकि इसके रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो पांच हैं, और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो सिर्फ दो हैं। अब पेपर में आपसे सवाल पूछे कि कार्बोक्सिलिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो सिर्फ दो हैं,
और फिनोल के 5 हैं। और हमने पढ़ा जितने ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो उतनी चीज वो ज्यादा स्टेबल होती है, तो उतनी जल्दी बनेगी क्योंकि वो स्टेबल है। तो वो ज्यादा फिनोल को फिर ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन वो कम है। और ये ज्यादा क्यों है? सवाल हो गया। जवाब में आप लिख रहे हैं कि सर हमने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो H+ आयन जल्दी देता है, ज्यादा देता है। ठीक हो गया? ये फिनोल दे तो रहा है, लेकिन इस देने में ये सिर्फ आप ऐसे समझे कि H+ आयन दे या अपनी मर्जी से रहा है, लेकिन जब दे लेता है तो फिन ऑक्साइड आयन को रेजोनेंस स्टेबलाइज कर लेती है। ठीक हो गया? यानी इस H को यहां से निकालने के लिए को ज्यादा को धक्का नहीं उसे दिया जा रहा, पोलैरिटी की वजह से वो निकल जाता है और आगे जो फिन ऑक्साइड बनता है वो रेजोनेंस में स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में, एसिड के केस में, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है ना, आप ये जो कार्बोनाइल ग्रुप आपका मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ना। आपने पढ़ा है उसमें भी, एरोमेटिक में भी हमने ना ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विदड्रॉइंग ग्रुप की बात की थी। तो ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की वजह से ऑक्सीजन कार्बन से खींच रहे। ठीक है? ऑक्सीजन आपका कार्बन से खींच रहा है, और कार्बन जो है वो आगे, ये कार्बन यहाँ पे है। ठीक है? अच्छा, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से खींच रही है, और कार्बन आगे फिर ये इस ऑक्सीजन से इधर इलेक्ट्रॉन ऐसी जा रही है। अच्छा, इधर जा रही होगी तो फिर आप कहेंगे सर ये फिर जो आपका है बाण, OH बाण, वो उतना ज्यादा पोलर होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये खींच रहा है, इससे उधर जा रही है, ये पहले से इससे खींच रहा है, तो इस खींचने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो इतना ज्यादा हो गया कि उसके लिए H+ आयन बनाना आसान हो गया। यानी आप कहें कि इस यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। एक, इस H+ आयन को एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के धक्के दे के निकाल रहा है, और जब निकल जाता है तो बनने वाले प्रोडक्ट को रेजोनेंस स्टेबल भी कर रही है। दो काम हो गए। और फिनोल के केस में क्या है कि H+ को यहाँ से धक्के देने वाला कोई नहीं है, निकल वो अपनी मर्जी से रहा है। जब वो निकल जाता है तो अगले बनने वाले प्रोडक्ट को रेजोनेंस स्टेबलाइज कर लेती है। इसी वजह से वो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक और फिनोल कम। अच्छा, ये तो हो गया ना फिन ऑक्साइड की रेजोनेंस। यहाँ उसने फिनोल के अंदर भी रेजोनेंस शो की है कि रेजोनेंस जो है वो फिनोल को स्टेबलाइज जो कर रही है, वो इस फॉर्म में भी आप शो कर सकते हैं। देखोगे आगे उसने एसिडिटी की भी बात की है। इनकी के वैल्यू आपको पता है, जिसकी लार्ज हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसकी स्मॉल हो वो कम है। या आप पीके लेंगे तो पीके ए वैल्यू जो है वो इसकी स्मॉल हो जाएगी स्ट्रॉन्गर एसिड की, और पीके ए वैल्यू जो है वीक एसिड की वो लार्ज होती है। ठीक है? अब दूसरा जो शॉर्ट, एक तो शॉर्ट एसिडिटी का मैंने बताया, दूसरा मैंने बताया था इफेक्ट ऑफ सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विद ड्राइंग ग्रुप लगे ना। अब आपसे वो पूछेगा कि जनाब फिनोल ज्यादा एसिडिक है या 4 नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक है, तो आप कहेंगे सर 4 नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक है। पूछा क्यों? आपने कहा सर फिनोल तो रेजोनेंस में जा ही रहा था ना, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना ही रहा था, लेकिन जो नाइट्रो ग्रुप है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है, यानी OH में से H को धक्के दे के निकाल रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का मतलब H को ये मजबूर कर रहा है कि तुम निकल जाओ। ठीक होगा? तो H को एक तो ये निकलने में मजबूर कर रहा है, एक पॉइंट। दूसरा, जो फिन ऑक्साइड बनता है उसको ये खुद रेजोनेंस में इन्वॉल्व होकर स्टेबल भी बना रहा है। देखें, ये माइनस चार्ज अब यहाँ पहुंचते पहुंचते नाइट्रो पे आएगा, तो नाइट्रो से आगे एक स्ट्रक्चर इस तरफ जाएगा। देख ना, एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, अब वो माइनस चार्ज आपका यहाँ गया, जो इसके ऊपर माइनस था ना, ये इधर डबल चला गया। आप समझे कि ये इधर डबल हो गया, ये वाला डबल यहाँ नाइट्रोजन के साथ डबल हो गया, ये वाली शक्ल। ठीक हो? और O माइनस होगी, नहीं एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपका एक्स्ट्रा बना दिया इसे। ठीक हो गया? फिर वो वापस आता है तो माइनस चार्ज आपका यहाँ चला गया अगले पे, फिर वो अगले पे, और वो माइनस आगे, बाकी वही तरीके। तो अब नाइट्रो ग्रुप में आप कहेंगे कि सर एक तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप उसको H+ आयन को लूज करने में हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के खींचने की वजह से, और दूसरा रेजोनेंस में भी वो हिस्सा ले रहा है। जब रेजोनेंस शो होती है फिन ऑक्साइड के अंदर, तो वो नाइट्रोजन वाले पार्ट पे जब माइनस चार्ज पहुंचता है तो वो अपने
ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन के साथ शेयर उसको रेजोनेट करवा देता है। तो ज्यादा नंबर ऑफ एटम पे रेजोनेंस इन्वॉल्व होगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों तरह से रेजोनेंस में भी स्टेबल कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के उसको मजबूर भी कर रहा है, तो इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है फिनोल की निस्बत से। दूसरा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए, तो डोनेटिंग तो आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, वो खींच, जैसे नाइट्रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा था, एच का लूज होना आसान हो गया। डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे तो वो तो देंगे, और डोनेशन की वजह से एच का लूज होना और मुश्किल हो जाएगा। तो आपके साथ डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहे होते हैं, इस डोनेशन की वजह से उनके लिए लूज होना, एच प्लस को लूज करना और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इस वजह से फिर वो एसिडिटी उसकी कम हो जाती है। इसने ऑर्डर दिया ना, अब इस पे शॉर्ट हो सकते हैं कि 4 नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक है 4 क्लोरो से। हालांकि क्लोरो इलेक्ट्रो नेगेटिव तो है, इंडक्टिव, लेकिन आपको पता है रेजोनेंस में ये डोनेटिंग ग्रुप भी बना हुआ है, तो इसका इंडक्टिव फैट जो है वो इस सी का रेजोनेंस इफेक्ट, इसके डोनेटिंग फैट को, इसके इंडक्टिव फैट विदड्राइंग इफेक्ट को, इसका रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो काफी हद तक काउंटर बैलेंस कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं रहता। और ये दोनों फिनोल से ज्यादा है जी। फिर उसके बाद है ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये फिनोल से कम एसिडिक हो जाएगा। मिथॉक्सी आपको पता है मिथाइल से भी स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है, वो उससे भी कम एसिडिक हो गया। ठीक हो, उसके बाद है रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सी ग्रुप ओएच की वजह से, यानी एसिड के तौर पर उसमें आप बेस सिलेक्शन करेंगे तो ये साल्ट बना लेता है। इसी साल्ट का फायदा उठाते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, जरूर करें ये नेमिंग रिएक्शन जो है ना। क्या हम फिनोल को पहले फिनोक्साइड बना लेते हैं, फिर अल्काइल हैलाइड से करा देंगे तो सोडियम आयोडाइड और मिथाइल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ के ईथर बन जाएगा, या डाइमिथाइल सल्फोनेट से करवा देंगे तो उसमें भी देखो ना ऑक्सीजन के साथ मिथाइल होता है, वो मिथाइल जो है वो आपका आके सोडियम के साथ अटैच हो जाता है, इस ऑक्सीजन के साथ, और सोडियम वहां से रिप्लेस होके आके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाती है, तो सोडियम फिन ऑक्साइड हमारे पास फर्दर आगे जो प्रोडक्ट उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गए। और उसके अच्छा इसमें ना मैकेनिज्म भी इसका डिस्कस करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये लास्ट डिस्कशन रह गई, वो मेरे जेहन से निकल गया। ये जो हमने डायजोनियम वाला बनाया था ना, उससे आखिरी स्टेप जो मैंने जुबानी आपको बताया था कि वो कैसे आ रहा है ना, तो वो ये था ना कि N2 और Cl- साल्ट है ना। N2 ये मौजूद है, वाटर के लोन पेयर ने आके अटैक किया तो N2 को वहां से निकाल दिया, ये फॉर्म आ गई ऑक्सीजन प्लस चार, फिर ये Cl वहां से H ले लेगा तो फिनोल बना देता है, HCl भी बना देता है। ये उसका बाकी है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे ये रिएक्शन से ना, सोडियम फिनॉक्साइड और फिर आगे अल्काइल हैलाइड या असाइल हैलाइड जो भी लगा ले। अब अल्काइल हैलाइड लगाएंगे तो ये माइनस है, पार्शियल पॉजिटिव को अटैच कर लेगा, आई माइनस जो निकलेगा वो इसकी सोडियम के साथ जुड़ के साल्ट बना देगा। इसी तरह ये अब सल्फोनिक, ये जो डाइमिथाइल सल्फोनेट उसने ये वाला ये लिया है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ओ के साथ मिथाइल है, तो अब इसमें मिथाइल पे अटैक होगा तो ओ माइनस जिसके साथ सोडियम जुड़ जाएगी और ये ईथर बन जाएगा। अगर असाइल हैलाइड ले ले, असाइलेशन करवा ले, तो वो माइनस उसी तरह कार्बोनाइल वाली कार्बन पे अटैक करेगा, Cl को वहां से रिप्लेस कर देगा, तो ये रिजल्टिंग प्रोडक्ट आपका अब एक एस्टर की शक्ल में आपको मिलेगा। ठीक है, या एनहाइड्राइड के साथ कर लें, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड ना एसिड कैटालाइज भी होते हैं बेस, ये एसिड कैटालाइज की मिसाल दी। पहले आपने एसिड डाला ना, तो एसिड H+ आयन दिए, तो जो एनहाइड्राइड था इसकी ऑक्सीजन ने वो प्रोटॉन टेक कर लिया, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया ना, एसिटिक एसिड बनने की वजह से एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। अब वो आगे अटैक करेगा तो ये बड़ी आसानी से एसिटिक एसिड हट जाएगा, ये वाली शक्ल बन जाएगी, OH है और ऑक्सीजन के ऊपर +4। बाद में HSO4 उसी एसिड जिसने ये प्रोटॉन दिया था उसका नेगेटिव पार्ट आएगा, H को लेके वो H2SO4 एसिड दोबारा रीजनरेट हो गया, और वो आपका न्यूट्रल होकर एस्टर की फॉर्म में चला जाता है। ठीक हो, ये रिएक्शन आपके यहाँ इसने इसी दिए हैं इधर। ये अल्काइलाइड हो गया, ये सल्फोनेट वाला हो गया, ये साइलाइड वाला हो गया। एसिड कैटालाइज, बेस कैटालाइज ये इसने लिखा ना, उसकी मैंने आपको मैकेनिज्म बता दी, पहले फिनोक्साइड बनता है फिर इसके साथ रिएक्शन होता है। और एसिड कैटालाइड एनहाइड्राइड H2SO4 की मौजूदगी में, वो भी आपको मैंने ये बता दिया, ये एसिड आगे प्रोटोनेट किया फिर आगे ये रिएक्शन इस तरह मूव कर जाता है। ठीक हो गए।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एस्प्रीन की फॉर्मेशन। अब आपसे क्या सकते हैं कि सैलिसिलिक एसिड से एस्प्रीन बना दें, तो एनहाइड्राइड से रिएक्शन है, एसिड H2SO4 भी ले लेते हैं H3PO4 एसिड की मौजूदगी में। तो बिल्कुल यही पैटर्न जो यहाँ एस्टिक एनहाइड्राइड का फिनोल से है तो एस्टर बन गया, तो यहाँ भी वो ये इस रिएक्शन होगा तो एस्टर वो बना देगा। COOH अपनी जगह वैसे का वैसे कायम रह रहा है। ठीक हो गए। और इस तरह हम एस्प्रीन हासिल कर लेते हैं। ये पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि सैलिसिलिक एसिड से एस्प्रीन बनाएं। ठीक हो गए। अच्छा, एक और सवाल भी है, अभी आगे ना फिनोल के रिएक्शंस आएंगे, रिएक्शंस पे पहुंच के फिर ये मैं सवाल दोबारा रिपीट करूंगा कि वो कहेगा फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनाए और सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन बनाए, यानी फिनोल से एस्पिरिन बनाए। तो पहले आपको फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनाना पड़ेगा, ये रिएक्शन आपका इधर अभी रिएक्शन तो फिनोल में आ जाएगा, पहले ये बनाना पड़ेगा, उसको फिर एनहाइड्रेट से करवा के एस्पिरिन बनानी पड़ेगी। उसके बाद रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड के साथ करेंगे तो वो आयरन का साल्ट बन जाता है, फिनॉक्साइड इस तरह, जैसे ये शो किया हुआ फिनॉक्साइड का 3 मालिक्यूल आके इस तरह आयरन के साथ साल्ट बना लेते हैं। ट्रांजिशन मेटल भी शामिल होगी जिसकी वजह से वो कलर फिर आना शुरू हो जाता है, तो कोई ना कोई कलर हमें ये ग्रीन ब्लू या वायलेट कलर नजर आता है। जिंक डस्ट से रिएक्शन करवाएंगे फिनोल का, तो जिंक के साथ हीट करने से बेंजीन और जिंक ऑक्साइड बन जाता है। इसका मैकेनिज्म लंबा चौड़ा है, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आपके पेपर में आने के चांस इसके काम है कि आपसे इसका मैकेनिज्म पूछा जाए। कि फिनोल है आयोनाइज हुआ तो ये फॉर्म है, फिर जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन एक लूज करती है H+ को देके H रेडिकल बना दिया, और फिर वो जो O- बना हुआ था वहां से O-, ओ रेडिकल भी और एनायन माइनस तो है ही वो, साथ ये बांड टूटा तो O- और रेडिकल की शक्ल में। ठीक हो गए। और ये आपका बेंजीन का भी कार्बन का भी रेडिकल बना हुआ है। और ये O- को फिर एक जिंक ने आके जिंक प्लस ने एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो जिंक +2 हो गया, और ये भी O-2 हो गया, दोनों मिलके जिंक ऑक्साइड बना देते हैं। कार्बन का फ्री रेडिकल उस हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल से मिलके बेंजीन बना देता है। ये तो हो गया वो जो हम बना रहे हैं, लेकिन इसमें अब ये भी चांस है ना कि रेडिकल तो कोई कुछ कहीं किसी से भी मिल सकते हैं। तो दो कार्बन कार्बन रेडिकल मिल जाएंगे तो ये प्रोडक्ट है, दो हाइड्रोजन वाले आपस में मिल जाएंगे तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक होगा, तो इसलिए हम इसका आप लेते हैं ना, यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है, एक तो ये रेडिकल मैकेनिज्म। अब रेडिकल का मतलब ये बाड सिग्मा बाड आपने तोड़ना है। ठीक है, तो सिग्मा बाड तोड़ने के लिए एनर्जी तो काफी चाहिए होगी, इसलिए यह वर्ड लिखा हुआ है ना कि डिफिकल्ट टू, इधर आपका ये फिनोल इज डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट। डिस्टिल्ड का मतलब ये है कि आप वेरी वेरी हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, और टेम्परेचर हाई देने के बाद फिर आप ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें से बेंजीन को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हासिल कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ मजीद और भी प्रोडक्ट बने हुए होते हैं। इस वजह से डिस्टिलेशन का वर्ड हम कहते हैं कि जिंक डस्ट के साथ आपने जरूर लगाना है, सिर्फ जिंक से रिएक्शन करने से बन तो जाएगा लेकिन और भी प्रोडक्ट बनते हैं, तो हम हासिल उसको कैसे करते हैं, डिस्टिलेशन के जरिए। फिनोल से अराइल हैलाइड बनाना, यानी OH की जगह Cl को लाना, तो ये वही रिएक्शन है बिल्कुल उसी तरह जैसे आप वो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाते हैं ना, तो PCl3 PCl5 वगैरह से रिएक्शन करवाते रहे। लेकिन यहाँ हमने एक तो यूज करना है PCl5 को, कि PCl5 PCl3 की निस्बत से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जल्दी ये नहीं इसका रिएक्शन होता है, क्योंकि PCl3 जरा स्टेबल, PCl5 उसकी निस्बत से जरा अनस्टेबल है, इस वजह से रिएक्शन ये जल्दी करता है। तो PCl5 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं कि ये मोस्ट रिएक्टिव है, और OH को बेंजीन रिंग से ये आसानी से हटा लेगा। एक तो ये बात होगी। दूसरे नंबर पे जो आप फिनोल ले रहे हैं वो भी ऐसा ले रहे हैं जैसे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं, वो आप ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, बाहर से लिखा ना कि वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट फिनोल टू बिकॉज इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। आप कहेंगे सर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ से निकलना है OH- और इधर से आना है Cl-। अब Cl- एक न्यूक्लियोफाइल ने आके इस कार्बन पे अटैक करना है, उसका वो कार्बन कौन सी है जिसके ऊपर एक पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पहले से मौजूद है। आप कहेंगे सर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ पे घूम रही है माइनस चार्ज वाली, वो इस आने वाले Cl- माइनस चार्ज वाले को यहाँ कैसे आने देगी, वो तो रिपेल करेगी। इसलिए कहते हैं ना कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना बेंजीन रिंग वाली कार्बन के ऊपर मुश्किल होता है।
क्योंकि आगे से जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज्ड है वो उस आने वाले माइनस चार्ज को रिपल्जन शो करते हैं, उसे अटैक नहीं करने देते। इसलिए हमें टेम्परेचर कंडीशन जरा सख्त रखनी पड़ती हैं जब हमने इस तरह का रिएक्शन करवाना हो। एक हो गया। दूसरा, हाइड्रोक्सी ग्रुप को एक्टिवेट भी हमने कर लिया इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन। ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लेने का मकसद ये था, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच ले ताकि ये वाली कार्बन ना थोड़ी फ्री हो जाए, पाई इलेक्ट्रॉन ये जो डीलोकलाइज उससे थोड़ी वो हट जाए। हटेगी तो थोड़ी ओपन हो जाएगी और ये Cl माइनस के लिए अटैक करना आसान हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप यहाँ लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद है जी रिएक्शन ऑफ बेंजीन, यानी फिनोल में जो बेंजीन रिंग है उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो वो ही है जैसे आपने पहले डिस्कस कर रहे थे एरोमेटिक सिस्टम में, कुछ यहाँ स्पेशल केस हैं। मतलब एक तो ये फर्क आपको जेहन में रखना चाहिए कि फिनोल में जो बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जिसका काम रिंग को एक्टिवेट करना है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए ये आपको उसको एक्टिवेट कर देगा, वो जल्दी रिएक्शन शो करना शुरू कर देते हैं। ओके ओके, एक्टिवेट रिंग रिएक्शन को तेज कर देता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब इसी तेज होने की वजह से देखिए रिएक्शन को इतना उसने स्पीड अप कर दिया है कि आप ब्रोमीन या क्लोरीन से रिएक्शन करवा दें पानी के अंदर, ठीक है। वो कैटलिस्ट आपको याद होगा बेंजीन के साथ हमने FeCl3 FeBr3 कैटलिस्ट इस्तेमाल किए थे कि वहां कैटलिस्ट के बगैर रिएक्शन चल नहीं रहा था, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होंगे तो रिएक्शन चलेगा बेंजीन के साथ। और फिनोल इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन यानी डोनेटिंग ग्रुप है और इतना उसने रिंग को एक्टिवेट कर दिया है कि वो पोलर मीडियम उसे मिल जाए बस, तो वो ब्रोमीन के साथ खुद ही रिएक्शन करके और इतना वो उसको एक्टिवेट कर दे कि उसकी आर्थो और पैरा तीनों पोजीशन ही सब्स्टिट्यूशन में चली जाती है एक ही वक्त में। एक ही आपके पास प्रोडक्ट मिलता है जिसमें एक ही रिंग के ऊपर तीनों जगह पे ब्रोमीन अटैच हो चुकी होती है, यानी इतना इसने OH ने रिंग को एक्टिवेट कर दिया। अब ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जी बेंजीन को मैंने ब्रोमीन से रिएक्शन करवाया है, करवाऊं तो FeBr3 लेवस एसिड कैटलिस्ट के बगैर नहीं होता, लेकिन फिनोल को कराऊं ब्रोमीन से तो वो वाटर ले लूं या कोई और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे ये CS2 क्लोरोफॉर्म CCl4 ले लूं, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लूं, तो वो खुद ब खुद ही रिएक्शन कर जाता है, उसमें मुझे FeBr3 ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या वजह है इसकी? तो उसके जवाब में आप ये आंसर दे रहे हैं कि सर इसमें OH ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसने रिंग को एक्टिवेट कर दिया, रिएक्शन को उसको करने के लिए फास्ट बना दिया, इसलिए वो रिएक्शन अब बड़ी आसानी से कर पा रहा है। और इतना तेज कर दिया कि पोलर मीडियम देता हूं तो उसकी सारी पोजीशन ऑक्युपाई हो जाती हैं, और अगर नॉन पोलर मीडियम दे जैसे CS2 क्लोरोफॉर्म CCl4 वगैरह तो फिर आपका आर्थो और पैरा, आर्थो पे भी प्रोडक्ट मिल जाता है, पैरा पे मिल जाता है, लेकिन पैरा वाला वो कह रहा है मेजर होता है, आर्थो वाला कम है। उसकी वजह क्या, वैसे तो OH ग्रुप इतना बड़ा नहीं है कि स्टीरिक हिंड्रेंस शो करे और आर्थो पे सब्स्टिट्यूशन होना मुश्किल हो जाए और पैरा पे होना आसान हो जाए। आर्थो इतना बड़ा ग्रुप, OH जो है वो इतना बड़ा ग्रुप नहीं है। वो ब्रोमीन आर्थो पैरा दोनों पे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें आर्थो पे भी हुई है पैरा पे भी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये कहने का है कि पहले प्रेफरेंस जो दी जाती है वो पैरा को दी जाती है कि उसमें हिंड्रेंस, जार ग्रुप छोटे हैं नहीं है लेकिन फिर भी आर्थो पोजीशन पे होने की वजह से कुछ ना कुछ तो होगी ना, तो इस वजह से वो पैरा पे अटैच होना पहले पसंद करता है, पैरा के बाद बारी आर्थो की आती है। ठीक हो गई। नाइट्रेशन में दो है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवा लें, कंसंट डाइल्यूट से कराएंगे तो आर्थो पैरा वाले मिल जाएंगे और कंसंट्रेटेड से कराएंगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल जिसको पिक्रिक एसिड बोला जाता है वो में। अच्छा, यहाँ भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, जो भी आपने एसिडिटी की बात की वो आपसे कहे कि पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक है या फिनोल ज्यादा एसिडिक है, तो आप कहेंगे सर फिनोल एसिडिक तो हो गया, लेकिन जो पिक्रिक एसिड में 3 इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन विदड्रा करके इसको H+ आयन को आयनाइज करना और आसान बना दिया, और आयनाइज होने के बाद जो फिन ऑक्साइड बना O- बना उसको इन्होंने रेजोनेंस में भी स्टेबलाइज किया कर दिया। ठीक होगा, तो जिसकी वजह से ये पिक्रिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक है फिनोल की निस्बत। सल्फोनेशन करेंगे तो आर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट आपके सामने है, ठीक है, आर्थो पे भी आ जाती है पैरा पे भी आ, लेकिन सल्फोनिक ग्रुप चूंकि बड़ा है इसमें भी ज्यादा चांस पैरा के है, पैरा पहले बने और आर्थो जो है वो बनता भी है तो उसकी चांस जो है वो बहुत कम है। देखें 25 डिग्री C पे उसने किया तो आर्थो वाला प्रोडक्ट है, और 100 डिग्री C पे किया है तो पैरा वाला प्रोडक्ट जो है वो मेन प्रोडक्ट बन रहा है।
रूम टेम्परेचर पे आर्थो वाला मेन है और हाई टेम्परेचर पे पैरा। आप कहेंगे सर ये मान लिए ठीक है कि ये आर्थो और पैरा में फर्क पड़ गया, तो अगर कोई क्वेश्चन आए से पूछ ले कि भाई इसकी क्या वजह है कि रूम टेम्परेचर पे आर्थो वाला और तो कहते हैं असल में देखिए आर्थो पे जो सब्स्टिट्यूशन हो गई ना रिंग, इसने जो डोनेटिंग ग्रुप है, तो आर्थो को इसने एक्टिवेट पैरा को भी किया, आर्थो भी किया हुआ है। अच्छा, आर्थो पे एक्टिवेशन के चांसेस यानी उसकी करीब होने की वजह से ज्यादा होंगे, तो आर्थो ज्यादा एक्टिवेट हुआ हुआ है, ठीक हो गया। लेकिन स्टीरियो रूम टेम्परेचर पे जब आप होते हैं ना रूम टेम्परेचर पे, तो एटम्स को इतनी एनर्जी नहीं दी हुई, उनकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा नहीं है। ये तो आपको पता है ना, एटम्स को जितना आप टेम्परेचर ज्यादा दें उनकी वाइब्रेशन, बॉन्ड्स की वाइब्रेशन, एटम्स की वाइब्रेशन तेज होती जाती है, ओवरऑल मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन भी तेज होती जाती है। तो वो कह रहा है कि जब आप हाई टेम्परेचर देते हैं 100 डिग्री सी पे, तो इनकी वाइब्रेशन एटम्स की इतनी ज्यादा है कि वो सात वाली जो पोजीशन है अब वहां पे अटैच होना मुश्किल हो जाता है एक बड़े ग्रुप के लिए, इसलिए वो फिर पैरा पे चला जाता है। तो इसका आंसर आप ये दे सकते हैं कि सर रूम टेम्परेचर पे आर्थो पोजीशन पे इसलिए कि डोनेटिंग ग्रुप ने अपनी आर्थो पोजीशन को के करीब होने की वजह से ज्यादा उस पर अपना इफेक्ट शो किया हुआ है। और पैरा पोजीशन जो 100 डिग्री सी देते हैं, तो पैरा पे इसलिए चला गया कि सर आर्थो ज्यादा था, लेकिन हाई टेम्परेचर की वजह से एटम्स की वाइब्रेशनल जो मोशंस हैं उनकी वजह से आर्थो के ऊपर फिर स्टीरिक हिंड्रेंस उसे और ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से पैरा को वो प्रेफरेंस देता है, आर्थो पे नहीं देता। फिर का आप अल्काइलेशन करें, ये आपने पढ़ा था कि आर्थो पैरा डोनेटिंग ग्रुप है, तो आर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन ये करवा देगा, ठीक है। हाँ, अगर बल्कि ग्रुप ले लें, जैसे ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लिया, बड़ा ग्रुप है, तो आर्थो तो आप सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल काम है ना, पैरा पे ज्यादा चांस है क्योंकि बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से पैरा पे ही सब्स्टिट्यूशन होगी। इसके अलावा अल्कोहल, ये तो था ना, अल्कीन्स के साथ भी आप अल्काइलेशन कर सकते हैं, अर्टिनल का अल्काइलेशन अल्काइल हैलाइड को भी यूज करके कर सकते हैं, और अल्कोहल को भी कर सकते हैं एसिड की मौजूदगी। एसिड ने प्रोटोनेट कर देना ना इसको, तो वाटर बन के निकल जाएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आपका बन गया, और उधर से उसका अटैक हो गई आर्थो पैरा प्रोडक्ट आपको दे देगा, ठीक हो गया। उसके बाद है असाइलेशन, इसे फ्राइज रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। फ्राइज रीअरेंजमेंट नाम की वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के वाले से जरूर इसको करें। अच्छा, फ्राइज रीअरेंजमेंट असाइलेशन में क्या आ रहा है, या फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या है जी, कि पहले आपने की है फिनोल की असाइलेशन, और जैसे अभी हमने एस्पिरिन की बात की थी कि असाइल हैलाइड से कर लें, एसिटिक एनहाइड्राइड से कर लें, ठीक हो गया, तो वो ओ के ऊपर आके असाइलेशन हो गई, ठीक है, जो भी पीछे हम बात कर रहे हैं ना साल्ट फॉर्मेशन वाली हेडिंग के नीचे। लेकिन वो कह रहा है ये वाला अगर इसी में मैं कैटलिस्ट लेवस एसिड AlCl3 ऐड कर दूं, तो कैटलिस्ट के ऐड होने की वजह से वो जो आपका स्ट्रक्चर है वो रीअरेंज हो जाता है, और मेरे पास वो एक जो O के ऊपर असाइल ग्रुप था वहां से वो हट जाता है, वो आर्थो और पैरा पे शिफ्ट हो जाता है। आर्थो पे कीटोन, अच्छा वो एस्टर था और अब ये कीटोन है, आर्थो पे असाइल ग्रुप यानी कीटोन, कीटोनिक ग्रुप आ गया, और पैरा पे असाइल ग्रुप यानी पैरा पे कीटोनिक ग्रुप आ जाता है, ठीक हो। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में ये शिफ्टिंग हो जाती है। पेपर में इसके शॉर्ट मैकेनिज्म के चांस तो कम है बार, लेकिन नेमिंग रिएक्शन है, और आप देख भी लें इतना मुश्किल इसका मैकेनिज्म नहीं है, आप इसको ना मैकेनिज्म को चाहे याद भी कर लें, अगर वो इसका क्वेश्चन शॉर्ट बनाए कि क्या होती है उसका मैकेनिज्म ड्रा करें तो आप कर सके। अच्छा, इसलिए अब ये एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट था ना, वो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इसको अपने साथ लेवस एसिड को अटैच किया, ये फॉर्म बनी। नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ कि ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे यानी AlCl3 जो है वो इस फिर बेंजीन वाली जो ऑक्सीजन है उधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, और वो वाला एल्यूमिनियम ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर वापस आ गया, तो वो न्यूट्रल, अब ये एक बन गया RC डबल बॉन्ड O, बस ये RC, और उसके इधर आने की वजह से अब ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और वो O के साथ Al और Cl3 ये बन चुका है। Al अब माइनस में जाए चला जाएगा, ठीक है, वो माइनस में है ना, पहले भी माइनस के साथ ही चल रहा है, सही हो गई। अच्छा, पहला स्टेप ये हो गया जी, इसका अटैक हुआ तो ये इंटरमीडिएट बना जिसमें इसना उसने रीअरेंजमेंट की, टूटा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल आपका अलग हो गया। अब इस इलेक्ट्रोफाइल के अटैच होने के दो चांस है, या आर्थो पे हो सकता है या पैरा पे हो सकता है। अगर आर्थो से अटैचमेंट होती है यहाँ पे,
तो O का ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और O का प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, एक कीटोन निर्मल बन जाएगी। और जो हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर आर्थो वाली हाइड्रोजन पहले से अटैच थी, उसको ये जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है वो टेक कर लेगा। ठीक हो गया। और उसके टेक करने की वजह से वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। देखना पहले उसने ये इसको इधर लाया था, यहाँ डबल बॉन्ड बनाया था, कैटलिस्ट को यहाँ से फ्री कर दिया था उसने, LCl3 डबल बॉन्ड था और ये वाले बॉन्ड ने फिर इधर अटैक किया था। अब वो जब हाइड्रोजन उसके साथ अटैच हो जाएगी तो ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट के यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट के वापस ऑक्सीजन पे चला जाएगा। आपके पास एक नॉर्मल फिनोल जिसकी आर्थो पोजिशन पे कीटोनिक ग्रुप है वो आ जाएगा। यही काम पैरा से भी हो सकता है कि ये वाला टूटता है इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर पर डबल बॉन्ड और वो डबल बॉन्ड जाके पैरा पोजीशन से इस पे अटैक करे, और एच एच जब वापस जाएगा तो उसी तरह वो बॉन्ड O- बना देगा, O- उसी एच को लेके OH में दोबारा कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह आपके पास अर्थ और पैरा में ये फ्राइज रीअरेंजमेंट की जो है मैकेनिज्म हो सकता है। यहाँ पे मेरा मशवरा ये है कि इस को नेमिंग रिएक्शन है और शॉर्ट के वाले से भी पूछा जाता है अक्सर, तो इसलिए मैकेनिज्म भी इसका आप जरूर देख लें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, उसके बाद है नाइट्रोसेशन। एक तो होता है नाइट्रेशन, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करें, एक है नाइट्रोसो ग्रुप ना, NO को कहते हैं नाइट्रोसो ग्रुप। तो नाइट्रोसो ग्रुप जो है इसको इंट्रोड्यूस करने करें तो इसको हम फिर बोलते हैं नाइट्रोसेशन। ठीक है। अब ये पैरा नाइट्रोसोफिनोल बन गई आपकी, और अटैचमेंट क्या है, वो नाइट्रस एसिड और HCl जो है ना उसके थ्रू है। मैकेनिज्म इसका मेरे ख्याल से मैंने शायद ड्रा नहीं, इसका नहीं किया, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह है ना, इन दोनों के मिलने से तो वही क्रिएट होना था, जैसे आपको याद हो पीछे हमने बात की, ये इन दोनों के मिलने से नाइट्रिक एसिड। अब उस वो बना था इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक न्यूक्लियोफाइल ने करना ना NO के ऊपर, तो आप ये समझे NO इलेक्ट्रोफाइल आया जिसको बेंजीन के इसने इसकी जो पैरा पोजीशन है वहां से अटैक हुआ। ठीक होगा, और वो अटैच हो गया इसके साथ, हाइड्रोजन जो थी वो फिर जब वापस आई तो दोबारा रिंग को रीजनरेट कर दिया और ये प्रोडक्ट आपका बन गया। ये सिंपल ऐसे ही जैसे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के पढ़ते हैं ना, ये वैसे ही है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल आपका NO है। फिर ये टाटोमरिज्म, टाटोमेरिक फॉर्म इसकी शो हो जाती है। टाटोमराइज कैसे कि ये हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के पास भी शिफ्ट हो जाती है, NOH ये बन जाता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ दो डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड N हो जाएगा और O के साथ H लग जाएगा तो NOH हो जाएगी। इसको ये टाटोमेरिक फॉर्म है ना, एक ही मालिक्यूल में एक जगह से हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन जगह पे शिफ्ट हो जाए, इसको हम टाटोमेरिक फॉर्म, टाटोमराइज या टाटोमेरिक फॉर्म का नाम देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोनेशन या कार्बोक्सिलेशन, कोब्स सकमिट रिएक्शन। ये भी नेमिंग रिएक्शन है, जरूर करें। और इसका रिएक्शन का जो है ना मैकेनिज्म भी इन्होंने दिया हुआ है, वो भी आपने साथ जरूर करना है। अच्छा, ये कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलेशन का मतलब, ये कार्बोनेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप रिंग के ऊपर ना इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ये। अब कार्बन डाइऑक्साइड में जो देखें ये मैकेनिज्म, कार्बन जो है वो दो पार्शियल माइनस ऑक्सीजन की वजह से कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला आपका जैसे इसने फिन ऑक्साइड आयन में ये सोडियम फिन ऑक्साइड लिया ना, तो फिन ऑक्साइड का वो माइनस डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और वो फिर आगे अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर, ये O- हो जाएगा, ये वाली शक्ल। फिर ये हाइड्रोजन जब वापस आएगी यहाँ पे तो OH फिनोल बन जाएगी और O-, इसमें एसिड आप ऐड करेंगे H+, तो आपको कार्बोक्सिलिक कार्बोक्साइल ग्रुप जो है वो मिल जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म है। और इसका रिएक्शन ये जर्नल उसने दिया कि 125 डिग्री C पे करें तो आर्थो है और 240 पे करें तो पैरा। और आर्थो पैरा में फिर वही बात, हाई टेम्परेचर पे पैरा इसलिए है कि जो इन एटम्स की वाइब्रेशंस इतनी ज्यादा हो जाती हैं, ये लो टेम्परेचर के ऊपर वो करीब करीब खड़े हो सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे वो करीब करीब खड़े नहीं हो सकते, इसलिए हाई टेम्परेचर वो पैरा पे सब्स्टिट्यूट होना जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखें, इस कंपाउंड का क्या नाम था, सैलिसाइलिक एसिड। अभी आपने पीछे ना सैलिसाइलिक एसिड से एस्पिरिन बनाई है, ये आर्थो पे हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सिल ग्रुप आर्थो पोजीशन है तो सैलिसाइलिक एसिड। और यहाँ मैंने आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे कहे कि फिनोल से एस्पिरिन बना दें,
तो हम फिनोल से पहले सैलिसिलिक एसिड बनाएंगे और फिर इसको यूज करते हुए एस्पिरिन बनाएंगे। और फिनोल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनेगा, वो आपका इस मेथड से बन जाएगा। ये अभी रिएक्शन जो कार्बोक्सिलेशन वाला हमने देखा, ये इस रिएक्शन से आप ये सैलिसिलिक एसिड हासिल कर सकते हैं। उसमें आप फिर ये टेम्परेचर 125 मेंशन कर दें, CO2 ये बना, एसिड डाला, ये सैलिसिलिक एसिड आ गया। और फिर इसको फिर एनाडाइड से करवा के हमने एस्पिरिन बना ली। और अगर वो बेंजीन से कह दे, तो बेंजीन से पहले आप फिर फिनोल बना लें। उसके हमने 3-4 मेथड पढ़े हैं। बेंजीन से फिनोल बना लें, फिनोल से फिनॉक्साइड बना लें, फिर ये सैलिसिलिक एसिड, और फिर एस्पिरिन बना लें। ठीक है, इस तरह कन्वर्जन आ सकती है। रेमर टाइमैन रिएक्शन, ये इसकी बात हमने आपको याद होगा पीछे भी की थी। उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डिस्कस करते हुए मेरा ख्याल है, क्योंकि फार्माइलेशन है, फार्माइल ग्रुप ये एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर लेके आता है। लेकिन वो ये चूंकि ये रिएक्शन फिक्स है फिनोल के साथ, ठीक हो गया, तो इस वजह से फिनोल की ही वो बात कर रहा है। उसकी जो है ना, वहां हमने पीछे एरोमेटिक जब हाइड्रोकार्बन डिस्कस किए थे ना, तो उसमें शायद हमने सिर्फ बात की थी आपकी जो है ना वो बेंजीन रिंग के हवाले से ना, एरोमेटिक सिस्टम के हवाले से ही बात की थी। इसके हवाले से फिनोल के हवाले से नहीं की थी। तो ये यहाँ पे स्पेशली आ गया। ये भी नेमिंग रिएक्शन है, मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, इसका जरूर करें, रिएक्शन भी करें और मैकेनिज्म भी करें। अच्छा, इसको हम बोलते हैं ये, अच्छा ये सैलिसाइलिक एसिड है ना, एसिड, और ये अल्डिहाइड है, तो इसका नाम सैलिसाइल अल्डिहाइड है, इधर सैलिसाइल अल्डिहाइड। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को सैलिसाइल एल्डिहाइड भी कहते हैं। अब अगर आपसे पूछे फिनोल से सैलिसाइल एल्डिहाइड बना दे, तो आपने ये रिमेटाइमर रिएक्शन यूज करना है। सवाल ऐसे भी हो सकता है रिमेटाइमर रिएक्शन क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो एप्लीकेशन यही है कि फिनोल को यूज करते हुए हम सैलिसाइल एल्डिहाइड बना सकते हैं। और रिएक्शन ये है कि क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करते हैं बेस की मौजूदगी में, तो सोडियम फिनॉक्साइड, फिनोल जो फिनोक्साइड में बदल जाता है, और आर्थो पोजीशन पे फार्माल ग्रुप आ जाता है, जो एसिडिफाई हम करते हैं तो हम फिर सैलिसाइल एल्डिहाइड में बदल लेते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म इसका क्या है कि क्लोरोफॉर्म जो है उसमें H3 क्लोरीन की वजह से ये हाइड्रोजन काफी पार्शियल पॉजिटिव है, एसिडिक बनी हुई है, तो OH माइनस उससे H ले सकता है, वाटर बना सकती है वो। तो CCl3 माइनस ये बना सकती है। आप कह रहे हैं ना ये सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ये कैसे लेगा, तो हम कह सकते हैं कि 3 क्लोरीन की वजह से, पार्शियल नेगेटिव क्लोराइड की वजह से H का H+ फॉर्म में निकल जाना आसान है, एसिडिफाई है, एसिड की शक्ल में निकल सकता है, तो बेस उसको ले लेती है और ये माइनस में चला गया। अच्छा, Cl3 जो था वो इतना स्टेबल नहीं था, उसने क्या किया, Cl-, यानी ये माइनस चार्ज जो क्लोराइड आयन है ना, Cl एक क्लोरीन यहाँ से, वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाती है, तो Cl- फॉर्म में अलग हो गई। पीछे आपके पास CCl2 कार्बन, CCl2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ वो मौजूद हो जाएगा। ठीक हो गया, तो आपके पास बन गया CCl2। अच्छा, अच्छा ये पॉइंट भी जेहन में रखना है, ये माइनस और ये 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से ही माइनस आया हुआ है। ठीक है ना, कार्बन और हाइड्रोजन जो इसके दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन तो यहाँ से निकली H+ की फॉर्म है, दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के गई है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ये खड़े हुए हैं। और माइनस चार्ज हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये कार्बन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, इसलिए माइनस में है। ठीक होगा। और जब यहाँ से एक Cl निकलता है ना, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो उसने बनाया हुआ है कार्बन के साथ, वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, अपना भी ले गया, कार्बन का भी ले गया, इसलिए Cl- हो गया। ठीक हो गया। और कार्बन जो है वो न्यूट्रल हो गई, कि उसने जो इलेक्ट्रॉन लिया हुआ था वो आगे क्लोरीन को उसने शिफ्ट कर दिया, अब उसने किसी का नहीं लिया हुआ, तो CCl2 हो गया, दो इस लोन पेयर के साथ। ठीक हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर के साथ, इसे हम बोलते हैं कार्बीन। ठीक है, ये CCl2 जो बनता है इसे क्या बोला जाता है, कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, ये जैसे डाइक्लोरोकार्बीन जर्नल नाम कार्बीन है, सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से डाइक्लोरोकार्बीन हो गया, या CH2 होता तो वो सिर्फ कार्बीन कहलाता, एंड सो ऑन। अच्छा, अब रिएक्शन आपके क्या होता है, कार्बीन का रिएक्शन होता है। कार्बीन में कैसे रिएक्शन है कि O- आ रहा है, ये यहाँ पे आपका आ गया माइनस चार्ज, और वो माइनस फिर, अच्छा 2 क्लोरीन की वजह से कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो होगी। ठीक हो गया, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये माइनस, कार्बन का माइनस उसके ऊपर अटैक कर सकता है।
ठीक है, उसने अटैक किया, उसको अपने साथ अटैच कर लिया, और फिर बाद में ये वाली जो CCl2 माइनस के साथ जा रहा है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दिए ना, इसकी तरफ से आए हैं, इस ये तो न्यूट्रल था। पिछले आपको याद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये पॉजिटिव होता था, माइनस अटैक करता था, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं बचता था क्योंकि न्यूट्रल हो गया, प्लस माइनस रिबैलेंस कर लिया। लेकिन ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे माइनस अटैक करेगा तो माइनस चार्ज तो बचेगा ना, तो माइनस यहाँ वैसे ही बचा पड़ा। ठीक हो गया, CCl2 के ऊपर माइनस वैसे ही मौजूद है। ये माइनस क्या करता है, इसी हाइड्रोजन को अगर वो ले ले वापस, ठीक है, हाइड्रोजन H+, हाइड्रोजन लेगा तो H+ की फॉर्म में लेगा, H+ ले लेगा तो CHCl2 हो गया। अच्छा, ये फिर दो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों तो वापस आएंगे, क्योंकि ये तो H+ की फॉर्म में निकला ना, इलेक्ट्रॉन लेके कोई नहीं गया हाइड्रोजन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आके डबल बॉन्ड बनाएंगे और O के ऊपर वापस वो माइनस चार्ज वापस आ जाएगा। ये हो गया CHCl2 बन गया। इसकी अब आप करते हैं हाइड्रोलिसिस। अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस आपने पीछे पढ़ ही ली है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर के दोनों क्लोरीन जो है वो रिप्लेस हो जाती है, निकल जाती है, और उनकी जगह जो आपकी वो बेस जो है वो आके OH ग्रुप आके अटैच हो जाते हैं, तो CH के साथ दो OH जुड़ गए, इस तरह ना, ये शक्ल, ये शक्ल, CH के साथ दो OH जुड़ जाते हैं, फिर वो दो OH में से एक ऑक्सीजन जो लोन पेयर वाली, वो दूसरी हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करके H2O बना लेती है। जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो इधर आके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता है, डबल बनाएगा तो कार्बन चार बॉन्ड ही बनाती है, फिर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और वाटर चूंकि आगे एक गुड लिविंग ग्रुप बन चुका होता है, H2O बन चुका होता है, तो वो आसानी से निकल भी जाता है, तो वाटर निकल गया और आप अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही शक्ल उसने यहाँ दी है कि वो दो OH पहले जुड़े, फिर वो वाटर निकलने के बाद ये उसने, ये दो पहले दो Cl निकले हैं, दो OH जुड़ गए हैं, फिर वाटर निकला है, तो आप यहाँ पहुंचे हैं, ठीक हो गया, और फिर एसर डालेंगे तो HO के साथ H मिल जाएगा, तो सैलिसाइल एल्डिहाइड आपको मिल जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने जरूर करना है। गटरमैन रिएक्शन हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स में वहां पे इसका मैकेनिज्म वगैरह भी डिस्कस कर लिया था, ठीक हो गया। कि फार्माइलेशन, वहां हमने कहा था ना बेंजीन की फार्माइलेशन करने के मुख्तलिफ तरीके थे, उसके अंदर से एक ये गटरमैन का रिएक्शन भी था, तो फिनोल के ऊपर वही आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये मैकेनिज्म आपका आ जाएगा। या मैंने मेरे ख्याल से अलग से इसका हाँ नहीं डिस्कस किया, क्योंकि वहाँ लास्ट में हम पहले कर रहे हैं, तो इसलिए दोबारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें आप देख लें, उसमें ये मैकेनिज्म इसका डिस्कस किया होगा। फिर इस तरह कपलिंग विद डायजोनियम साल्ट, ये नई चीज है। डायजोनियम साल्ट कैसे बना, ये तो हम पीछे बात कर रहे हैं ना, अभी हमने मैकेनिज्म पीछे डिस्कस किया था। डायजोनियम सात क्लोराइड के साथ वो बन जाता है। अच्छा, अभी इसका अटैक हो रहा है फिनोल के ऊपर, ठीक है, रिएक्शन से पहले अटैक आपका होना इसी नाइट्रोजन, कोने वाली नाइट्रोजन के ऊपर है, अंदर वाली के ऊपर नहीं होना, ठीक है, इसने यहाँ गलत, ये स्ट्रक्चर गलत दिया है। यहाँ इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, ट्रिपल बने तो इस नाइट्रोजन पे प्लस आता है ना, क्योंकि वैसे तो तीन बॉन्ड तो उसके होते ही हैं, जब चौथा बनाएगा तो प्लस आएगा, और नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड हो गए वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपको अभी मैंने यहाँ मैकेनिज्म शो किया था, उसमें आपको बताया इसके दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है ना, अगर ट्रिपल बॉन्ड देते हैं तो अंदर वाली प्लस चार बॉन्ड की वजह से और ये न्यूट्रल, और अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं देते तो अंदर तो न्यूट्रल है ही, ये तीन बॉन्ड की वजह से ये प्लस में, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसी नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, क्योंकि प्लस तो इसी के ऊपर है, ठीक होगा। लेकिन वो पाया इस शक्ल में इसलिए जाता है, इस शक्ल में पाया इसलिए जाता है क्योंकि इस शक्ल में दोनों नाइट्रोजन के ऑक्टेट मुकम्मल है, ज्यादा स्टेबल शक्ल है। इसमें आप गिने ना तो इसका ऑक्टेट मुकम्मल है, इसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है, तो ऑक्टेट मुकम्मल ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म बने, इसलिए इन दोनों में से ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा पाया जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन रिएक्शन में अटैक जब होना होना इसी के ऊपर है, क्योंकि इस पे पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव करता है, तो अब वो अटैक उसी के ऊपर होना, और हो कैसे रहा है कि ऑक्सीजन के लोन पेयर ने फिनोल के अंदर यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, और इस ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हुए इस नाइट्रोजन पे अटैक कर दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड टूट के इसको न्यूट्रल कर देगा, ये वाली शक्ल आ गई, हाइड्रोजन साथ मौजूद है। फिर ये जो Cl- वो आके ये हाइड्रोजन लेगी, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस, वो डबल बॉन्ड भी वापस और वो भी वापस होकर दोबारा न्यूट्रल OH में आपको मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देगी, ठीक हो गई। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया बनने का, और ये इसका रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन विद फार्मल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, ये बिल्कुल उसी तरह मैकेनिज्म है जो पीछे आप डिस्कस कर रहे हैं,
कि एसिड है ना, एसिड आके क्या करेगा, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा, तो कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ा देगा। तो उसी तरह ये इसका आर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप की बेंजीन रिंग जो है वो इस पे अटैक करेगी कार्बन पे, वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, CH2O- बन जाएगा। O- क्या करेगा, फिर साथ में जुड़ी जो हाइड्रोजन है, जब इसने आगे जुड़ना तो वहां हाइड्रोजन भी देख होनी है ना, उसी से जो हटनी, उसी को वो ले लेगा, उसी को ले लेगा तो CH2OH बन जाएगा। ठीक हो गया, तो आपके पास फिनोल और साथ ये CH2OH जो है वो इस शक्ल में आ जाएगा। चलेगा जी। अच्छा, फिर नेक्स्ट ये आर्थो पोजीशन इसी तरह पैरा पे भी हो सकता है। अगर आप एक और फिनोल ग्रुप देते हैं, अब जरा देखें, फिनोल ग्रुप आता है ना, तो फिनोल की यहाँ पे H मौजूद है, फिनोल की आर्थो पोजीशन पे H मौजूद है, और ये OH मौजूद है, तो OH और H आपस में वाटर बना के निकल सकते हैं, और ये CH2 जो है वो आपका उसी हाइड्रोजन के कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा। ये मैंने शायद ड्रा किया है। नहीं, ये भी ड्रा नहीं किया। अच्छा, अच्छा, मैकेनिज्म आप देखें ना, तो होना यही है कि ये जो इसका बेंजीन का नेगेटिव चार्ज होगा ना, यानी ये जब इसका लोन पेयर इधर आएगा तो माइनस ये बनेगा, फिनोल का ये इधर डबल बॉन्ड, ये माइनस आएगा, माइनस आके अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक है, आके अटैक करेगा, अटैक होकर वो जुड़ जाएगा, ये वाला रिंग इधर आके जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ जो साथ में हाइड्रोजन मौजूद है वो इस OH के साथ मिलकर वाटर बना के निकल जाएगी, और आपका ये मालिक्यूल भी न्यूट्रल हो जाएगा फिनोल वाला, और वो जो दूसरा ये रिंग वाला वो भी आके वहां अटैच हो जाएगा। तो इस तरह यानी दो दो मालिक्यूल आपस में जुड़ते जाएंगे, बहुत सारे होंगे, तो इस तरह पॉलीमर आर्थो पोजीशन से भी और पैरा से भी अटैचमेंट होती है, तो पैरा से भी जुड़ते जाएंगे, तो इस तरह एक आपके पास एक पॉलीमर बन जाएगा। यहाँ पे गलती है, यहाँ OH आपने ड्रा कर लेना, ये मिसिंग करके, अब बल्कि ये इधर इसने ड्रा किया है कि आर्थो पोजीशन पे, लेकिन ये इधर की बजाय ना आप इसको यहाँ लें, रिंग, क्योंकि अंदर वो रिंग के अंदर जो बनना ना उसके चांस कम है, इधर चांस ज्यादा है। इस OH को यहाँ से काट के यहाँ ड्रा कर लें, बाकी ये स्ट्रक्चर सारा ठीक है। अच्छा, इसमें लास्ट में बस दो रिएक्शन इसके रह गए हैं जी। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल है कि फिनोल की ऑक्सीडेशन करें तो क्रोमियम ऑक्साइड या O2 में, तो ये बेंजोकुआनोन, ये कुआनोन स्ट्रक्चर और बेंजीन की वजह से उसका नाम बेंजोकुआनोन है। और पैरा इसलिए कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे है ना, तो पैरा बेंजो कुआनोन इसको नाम दिया जाता है। ऑक्सीडेशन में ये हुआ ना कि इसने आके ऑक्सीजन दी है, जो ऑक्सीजन आके यहाँ इसकी पैरा पोजीशन पे, पैरा पे क्यों हुई है, वही पोजीशन, वही बात कि ये लोन पे इधर आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड अगले पे, वो अगले पे, और अगले वाला इस कार्बन के थ्रू आगे अटैक करेगा, जैसे हमने अभी ये डायजोनियम का बनाते हुए बनाया था कि इस पैरा पोजीशन ने आगे जाके अटैक किया था, बिल्कुल वही सीन है। वो पैर वाली पोजीशन अटैक करती है, तो इस तरह वो उधर ऑक्सीजन अटैच होती है, और फिर वहीं से हमारे पास ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिल जाता है। और अगर आप हाइड्रोकुआनोन ले लें, यानी दोनों तरफ OH ग्रुप लगे हों, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोकुआनोन। कुआनोन तो ये थी ना, तो उसमें जब दो हाइड्रोजन आ गई तो हाइड्रोकुआनोन लगा दिया ना, उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो भी ये कुआनोन में कन्वर्ट या बेंजोकुआनोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक और पॉइंट है कि वो कहते हैं कम्प्लेक्स मिक्सचर भी हमारे पास इसका बनता है, जो आपका ना फिनोल, ये तो बात होगी ना ऑक्सीजन के साथ जो वो बना रहा है, कह रहा हमारे पास जो फिनोल है वो दो, एक वन ऑन स्ट्रक्चर और दो फिनोल के मालिक्यूल हो, तो आपस में ऐसे इंटर मालिकुलर फोर्सेस यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होके फिनो कोअनोन बना देते हैं। जो फिनो कोअनोन है वो एक अलग से यानी कम्प्लेक्स टाइप जो स्ट्रक्चर या एडिशन, जो रेड एडिशन यानी रेड कलर देता है, ये एडिशन होने के बाद जो कलर है वो रेड हो जाता है, तो ये वाला प्रोडक्ट बना लेते हैं। अच्छा, इसी तरह है कि दूसरा पॉइंट है जी, आप पैरा क्रीसोल आपके पास है, आप इसकी ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हैं, मसला ये कि फिनोल की भी तो ऑक्सीडेशन साथ हो रही है, हमने भी बात की फिनोल भी ऑक्सीडेशन में चला जाता है, हम चाहते हैं ये ना आ जाए, सिर्फ CH3 की ऑक्सीडेशन करें, तो कह रहे हैं फिर उसका हल ये कि आप पहले इसको प्रोटेक्ट करें, इसको किसी ऐसे ग्रुप में बदल दें जो ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व ना होता हो, और बाद में उसको रिमूव कर लें। जिसने ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवा के फिनोल के जो है उसमें से वो ये उसका बन गया एस्टर टाइप है ना, वो कंपाउंड बन गया बेस की मौजूदगी में, जैसे हमने पीछे असाइलेशन अल्काइलेशन सोडियम फिनॉक्साइड की है, वही वाला मैकेनिज्म इसका, तो आके अटैच हो गया,
ये अब ऑक्सीडाइज मजीद नहीं होगा। आप ऑक्सीडेशन करें, CH3 आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो बड़ी आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है, हो के आपको फिनोल दोबारा रीजनरेट कर देगा। और इस तरह आप ऑक्सीडेशन करवा फिनोल को भी रख लेंगे और अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज भी कर। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, आपको कह के पैरा जो क्रीसोल है उससे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना दें, तो आप फिर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, पहले इसको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करके ऑक्सीडेशन करके फिर उसकी प्रोटेक्शन को रिमूव कर देंगे और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा जी OH ग्रुप अगर मैंने इंट्रोड्यूस करवाना हो, ठीक होगा, कि मोनोहाइड्रिक फिनोल जो है वो उनको ऑक्सीडेशन की जाए पोटेशियम पर सल्फेट के साथ अल्कलाइन सोल्यूशन में, अल्कलाइन मीडियम पोटेशियम पर सल्फेट, तो वो एक और OH ग्रुप अटैच कर देते हैं। करते वो पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है ना, और इसने आगे जब अटैच होना है और फिर वहां से रिमूव होना है, सारा इसका मैकेनिज्म प्रोसेस करेंगे, तो इस वजह से वो बड़े ग्रुप का आर्थो पे अटैच होना मुश्किल है, पैरा पे चांस जो है वो ज्यादा, फ्री वो फ्री करेगा, इसी की मेन यही बनेगा। इसको हम एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ठीक होगा। तो पैरा पे ये अटैच होगा, आर्थो पे चांस कम है स्टीरिक हिंडेंस की वजह से, लेकिन अगर पैरा पे पहले ही कोई चीज अटैच हो, ग्रुप लगा हो, तो फिर आर्थो पे अटैचमेंट भी हो सकती है। ठीक होगा। ये एल्ब्स पर सल्फेट है, एक नजर में आपको देखता हूँ इसका मैकेनिज्म, थोड़ा सा ना आइडिया हो जाएगा अगर यहाँ अवेलेबल है तो। एल्प्स पर सल्फेट इसमें नहीं है, इसमें देख लें। हाँ नहीं, यहाँ भी नहीं दिया। चले, फिर अभी रहने देते हैं। अच्छा, इसमें अब हमारे पास ये तो हो गया ना, इसकी हाइड्रोक्सी ग्रुप आपने इंट्रोड्यूस करवाना, तो उसका क्या तरीके का। दूसरा जी रिडक्शन। रिडक्शन में अब यहाँ आपसे सवाल हो सकता है, फिनोल से साइक्लोहेक्सा नोल बना दे। ठीक हो गया। अच्छा, बेंजीन से भी कह सकते हैं साइक्लोहेक्सानोल, बेंजीन, अच्छा, बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बना लें और फिर उसके ऊपर फिनोल ग्रुप लाना, ये थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बेंजीन से फिनोल बना लें हम, और फिनोल से साइक्लोहेक्सानोल बना लें, ये आसान काम है। तो अगर बेंजीन से साइक्लोहेक्सानोल की कन्वर्जन का है, तो बेंजीन से पहले फिनोल बनाए, फिनोल से ये बना लें। ठीक हो। केमिकल टेस्ट के अंदर फिनोल के जो है वो मौजूद हैं जी। ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, अभी हमने देखा था वाइट प्रेसिपिटेट इसके होते हैं, पानी में हल नहीं होता, तो उससे हमें पता चल जाएगा फिनोल का। दूसरा, ऑल फिनोल्स इन वाटर आर अल्कोहल गिव अ कैरेक्टरिस्टिक कलर ranging from violet through blue and green to red with neutral ferric color। FeCl3 के साथ रिएक्शन करवा लें, दूसरा इसका डिटेक्शन आ गई, तो आपको ये वायलेट, ब्लू, ग्रीन या रेड जो है ना, इस टाइप का कलर नजर आ रहे होंगे। तो उसके बेस पे, इन दो टेस्ट के बेस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं या फिनोल को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ तक फिनोल आपका मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट फिर ईथर इंशाल्लाह उसके बाद।